अच्छा बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको जल्दी से जो कल मेन बातें हमने पढ़ी थी वो मैं पहले रिवाइज करवा कर फिर हम आगे चलते हैं। बेटा, आपको मैंने कल ये बताया था कि अगर आप हम असल में रिडॉक्स इक्विलिब्रिया पढ़ रहे हैं, राइट? रिडॉक्स इक्विलिब्रिया ये हमारा टॉपिक है। और बेटा, रिडॉक्स इक्विलिब्रिया के अंदर रिडॉक्स इक्विलिब्रिया डेवलप कैसे होता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो ये देखें, ये आपके पास एक बीकर और इस बीकर के अंदर आपने सपोज मैग्नीशियम मेटल को डिप किया है, किस में? उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, MgSO4 एक्वस। तो मैंने आपसे कहा था कि क्या होगा कि कुछ मैग्नीशियम एटम डिसॉल्व होंगे इनटू इट्स आइंस, अपने आइंस के अंदर। तो Mg2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं वो इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये कहा था कि ये जो मैग्नीशियम आयन है, ये जो मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन में गए हैं, ये मैग्नीशियम आयन बेटा, कुछ मैग्नीशियम आयन, सारे नहीं, कुछ मैग्नीशियम आयन वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दोबारा बेटा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज जो मेटल स्ट्रिप के ऊपर आ गए हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर मैग्नीशियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा कि ये मैग्नीशियम आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा गेन कर सकते हैं। देयर इज प्रोबेबिलिटी कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके दोबारा सॉलिडिफाई हो जाए। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन इज द ऑक्सीडेशन, सेकंड इक्वेशन इज द रिडक्शन। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये इक्विलिब्रियम का साइन इसलिए बेटा मैं डाल रहा हूं कि इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम कैसे स्टेब्लिश होगा कि कुछ टाइम के बाद जितने मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम आयन बना रहे होंगे उतने ही मैग्नीशियम आयन दोबारा मैग्नीशियम एटम में भी जा रहे होंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन और रेट ऑफ डेपोजिशन ऑफ आयन अगर इक्वल हो जाएगा तो आप ये रिवर्सिबल का एरो डालते हैं। इट मींस कि रिएक्शन इज एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको ये बताया था कि अब देखिए इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है और इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा आपको पॉजिटिव आयंस नजर आ रहे हैं। तो क्या इस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा आप किससे मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेजर करेंगे। ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बेटा जब आप मेजर करते हैं ना, कल आपको मैंने सारी स्टोरी बताई थी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज क्या होता है? 0 होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। लेकिन आप जब इस मैग्नीशियम को कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के साथ और साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, ये बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था। तो आपको यहाँ पर जो बेटा वोल्टेज शो होगा ना, वो वोल्टेज असल में इस हाफ सेल का होगा, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका वोल्टेज 0 होता है। तो वोल्ट मीटर जितनी भी वोल्टेज शो करेगा वो बेसिकली मैग्नीशियम हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर वोल्टेज नेगेटिव में आ रही है, देखें ये जो आपको यहाँ पर प्लेटिनम की मेटल स्ट्रिप मिलेगी ना, ये भी नेगेटिव होगी, लेकिन ये लेस नेगेटिव है, मैग्नीशियम इज मोर पॉजिटिव। अगर आपके पास बेटा वोल्ट मीटर में वोल्टेज सपोज करते हैं मैग्नीशियम के लिए जो वोल्टेज आता है वो आता है -2.37 वोल्ट। तो इस बेटा वोल्टेज का क्या मतलब है कि जो नेगेटिव में आ रहा है ना वोल्ट, इसका मतलब ये आपको मैंने बताया था कि जो ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप है ना, ये वाली, ये मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस प्लेटिनम स्ट्रिप। मतलब अगर आपका वोल्टेज नेगेटिव में आएगा तो आपको एक चीज ये पता चल रही है कि जो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल इज मोर रिएक्टिव। किसके मुकाबले में? हाइड्रोजन गैस के मुकाबले में। अच्छा, रिएक्टिव है तो क्या होगा? पर जब भी कोई मेटल रिएक्टिव होता है तो वो रेडिली आयोनाइज होता है। जब वो रेडिली आयोनाइज होगा तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर आ जाएंगे।
और ये मेटल स्ट्रिप मोर नेगेटिव हो जाएगी। तो मोर नेगेटिव वोल्टेज का मतलब होगा कि जो मेटल स्ट्रिप है वो मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव क्यों हो रही है? क्योंकि मेटल जो है वो ज्यादा आयोनाइज हो रहा है। दूसरा बेटा मैंने आपको एग्जांपल इसमें ये दी थी कि सपोज करते हैं आप अगर मैग्नीशियम की जगह कॉपर ले लें, कॉपर, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर उसका एक्वस सॉल्यूशन। आपको पता है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, और बेटा इसको आप कनेक्ट करें। अब देखें कॉपर भी तो कॉपर आयन में जा रहा है, लेकिन आपको कल मैंने बताया था कि कॉपर जो है ना बेटा वो कम आयोनाइज होता है। आप देखेंगे मेटल स्ट्रिप के ऊपर आपको नेगेटिव चार्जेस, मैग्नीशियम की जो मेटल स्ट्रिप है उसके ऊपर आपको ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा नजर आ रहे हैं। कॉपर की जो बेटा ये मेटल स्ट्रिप है इसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज कम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है वो कम आयोनाइज हो रहा है। लेस नेगेटिव मीन लेस रिएक्टिव, कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव। अच्छा, अब आप बेटा ये चाहते हैं कि ये जो आपके पास मेटल स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव और जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस हैं, इस नेगेटिवनेस और पॉजिटिवनेस के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो अगेन आपको क्या करना होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना होगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा आपको कल मैंने इसका पूरा डिटेल बताई थी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम क्यों यूज करते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी बताया था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, अब बेटा देखें, दिस इज प्लेटिनम, दिस इज दी हाइड्रोजन आयन, और ये बेटा आपके पास डिलीवरी ट्यूब में हाइड्रोजन गैस आप यहां से पास करवाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने बेटा इस कॉपर हाफ सेल को ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग शो हो रही है, सपोज करते हैं बेटा, सपोज क्या एग्जैक्ट जो वैल्यू है आ रही है वो आ रही है 0.34 वोल्ट। अब देखें आपका वोल्टेज पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस पॉजिटिव में आने का क्या मतलब है, मैंने कल बताया था कि इस पॉजिटिव में आने का बेटा ये मतलब है कि जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है ना ये वाला, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम है। किसके मुकाबले में? इस प्लेटिनम के मुकाबले में वो लेस नेगेटिव है। अगर वोल्टेज आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका मेटल है दैट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये दो बातें बेटा आपको मैंने बताई थी। अब मैं इस तरह करता हूँ कि डाटा बुकलेट से कुछ बेटा आपको वैल्यूज यहाँ पर लिख के देता हूँ। देखें इसमें मैं यहाँ लिखता हूँ मैग्नीशियम 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स मैग्नीशियम E0 वोल्ट। बेटा कल आपको मैंने E0 का मतलब बताया था या नहीं बताया था, बताइएगा। जी बेटा, E0 का मतलब बताया था कल मैंने आपको, स्टैंडर्ड बेटा आपको मैंने बताया था इसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था ना। यस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये क्या है। अच्छा, अब आगे चलें। मैग्नीशियम के बाद है जिंक, Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स Zn, और इसका आ रहा है जी -0.76 वोल्ट। अच्छा, और आगे चलें। अब आएगा आपके पास आयरन, आयरन 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स आयरन सॉलिड। बड़ा याद रखिए ये जो मेटल जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है ना, ये सॉलिड स्टेट पे होते हैं, और जो आयंस की फॉर्म में होंगे वो एक्वस होंगे। ठीक है, तो ये आयरन जो है इसका जो E0 वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आ रहा है -0.44। अच्छा, इसी तरीके से बेटा आगे चलें। हाइड्रोजन आयन 2H + 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स H2 गैस। आयन जब भी होगा एक्वस, और न्यूट्रल चीज जब भी होगी तो अगर मेटल है तो सॉलिड, अगर मेटल नहीं है तो आपका हाइड्रोजन वगैरह है तो गैस में आएगा। इसका आ रहा है E0 वैल्यू 0.00 वोल्ट। अच्छा, लास्ट वन मैं बताता हूँ इधर, कॉपर 2 + एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स कॉपर सॉलिड, और इसकी E0 वैल्यू लिखता हूँ +0.34। बट आप इसको जरा समझें, इन वैल्यूज को समझने की कोशिश करें।
ये मैग्नीशियम की मैंने वोल्टेज बेटा कितनी बताई, -2.37 वोल्ट। कोई बच्चा मुझे इसकी डिटेल बता सकता है कि इस -2.37 का क्या मतलब है? जी बेटा। Sir, it means that it's more reactive than hydrogen. एग्जैक्टली बेटा, देखिए इसका मतलब ये है जो तानिया ने बताया बिल्कुल ठीक, कि मैग्नीशियम जो है ना, आपके पास जो बीकर में मैग्नीशियम का बेटा एक स्ट्रिप थी और आपने उसको मैग्नीशियम सल्फेट में डिसॉल्व किया हुआ था MgSO4 में। किसको? मैग्नीशियम स्ट्रिप को। दिस इज द मैग्नीशियम। तो डेफिनेटली इट विल डिसॉल्व इनटू इट्स आइन। तो यहाँ पर बेटा नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में Mg2+ आइन। तो ये जो डिफरेंस था ना, जो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आइन है, इनका जो डिफरेंस है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और इस डिफरेंस को आपने मेजर किया किसके साथ? बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड था जिसमें प्लेटिनम आपने लिया हुआ था और हाइड्रोजन गैस बेटा पास करवाई। तो जब आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई दैट इज -2.37, जो कि ये इंडिकेट कर रही है आपको कि जो मैग्नीशियम स्ट्रिप है दैट इज मोर नेगेटिव देन प्लेटिनम, या मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्योंकि बेटा प्लेटिनम स्ट्रिप तो रिएक्शन नहीं कर रही ना, असल में जो नेगेटिव चार्ज प्लेटिनम स्ट्रिप के ऊपर आ रहा है वो हाइड्रोजन गैस है, जो कि हाइड्रोजन आयोनाइज, जो कि आइंस की फॉर्म में जा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से बेटा अगर आप जिंक के साथ देखें तो जिंक की E0 वैल्यू लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो कोई बेटा बता सकते हैं ये बात कि अगर ये दो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम की E0 वैल्यू इज मोर नेगेटिव, जिंक की E0 वैल्यू इज लेस नेगेटिव। कल मैंने आपको एक दो पॉइंट्स बेटा लिखवाए थे, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ स्टेटमेंट। मैंने ये लिखवाया था कि अ वेरी नेगेटिव E0 वैल्यू शोज that whatever is on the right hand side of the equilibrium release the electrons readily and is a good reducing agent। तो बताएं बेटा, वो जो नोट मैंने लिखवाया था उसको सामने रखते हुए कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट कौन है? कौन रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मैग्नीशियम और जिंक? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेटा। तो मैग्नीशियम रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू जिंक। रीजन इज जिसकी E0 वैल्यू बेटा ज्यादा नेगेटिव होती है ना, वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास ये दो मेटल्स हैं जी, एक जिंक और एक आयरन, इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो आपको सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इनकी E0 वैल्यूज देखें और बताएं विच वन इज मोर रिएक्टिव। जी बेटा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, जिंक और आयरन? जिंक इज मोर रिएक्टिव क्योंकि जिंक की जो E0 वैल्यू है दैट इज मोर नेगेटिव, ठीक है, देन आयरन। अच्छा बेटा, अगर इस तरह हो कि अब मैं आपको इसके ना कुछ क्वेश्चंस भी बताता हूं कि आपने सॉल्व कैसे करना है। बेटा मैं यहां पर सेल ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन द जिंक एंड कॉपर। ये है कॉपर, दिस इज कॉपर सल्फेट एक्वस, its concentration is 1 mole per cubic decimeter. This is zinc, this is zinc sulfate एक्वस। अच्छा बेटा, ये जो हम E0 लिखते हैं ना, तो नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन में ये लाजमी होता है कि आपका जो मेटल होगा ना, जिस तरह कॉपर है तो उसको कॉपर के सॉल्ट में डिसॉल्व करना है, जिंक है तो उसको जिंक के सॉल्ट में डिसॉल्व करना है। तो बेटा ये मैं यहाँ पर इसको वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको पता है कि जिंक भी डिसॉल्व होगा इनटू इट्स आइन और कॉपर भी डिसॉल्व होगा इनटू इट्स आइन। अब आपने बेटा ये बताना होगा बाय यूजिंग द E0 वैल्यूज। मैं दोनों की E0 वैल्यूज लिखता हूँ। जिंक की बेटा E0 वैल्यू होगी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स Zn सॉलिड।
इसकी ई नॉट वैल्यू है -0.76, ई नॉट इन वोल्ट्स -0.76। अच्छा, कॉपर की होगी, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स कॉपर सॉलिड, इसकी आ रही है प्लस 0.34 वोल्ट। आप अभी सिर्फ मुझे ये बता दें, कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया बेटा, वो कोशिश करे आंसर दे, कि इन दोनों मेटल्स को, इन दोनों इक्विलिब्रियम्स को देखते हुए बताएं कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, जिंक और कॉपर। जिंक सर। जिंक इज मोर रिएक्टिव क्योंकि उसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव है। और ई नॉट वैल्यू का बेटा सबको पता चल गया ना, ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको बताता है। अच्छा, अब बेटा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, ये बताइए। चलो जी बेटा, जो रिएक्टिव मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? शाबाश। लूज करेगा सर। अस्मा बता सकती है बेटा? अस्मा लूज करेगा। लूज करेगा। तो बेटा देखें इसमें रिएक्टिव कौन है, जिंक और कॉपर? जिंक। जिंक की ई नॉट वैल्यू इज मोर नेगेटिव। अगर ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होगी तो दैट इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक विल लूज द इलेक्ट्रॉन बेटा। लेकिन जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए लेफ्ट साइड पर मूव करना होगा या राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए? बताएं किस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन लूज कर दे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर बेटा जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और बेटा याद रखिएगा जब भी दो आप हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं ना, जिस तरह मैंने जिंक को और कॉपर को कनेक्ट किया, तो ये बेटा रूल है कि अगर एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो दूसरा क्या करेगा? क्या दूसरा भी लूज करेगा या दूसरा गेन करेगा? बताइए। दूसरा गेन करेगा। तो बेटा अब आपने पहले तो ये डिसाइड करना था कि जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो वो आपने डिसाइड कर लिया बाय यूजिंग द ई नॉट वैल्यू कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो जिंक अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक हैज टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। बेटा जिंक का जो इक्विलिब्रियम है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जिंक तो लेफ्ट साइड पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करेगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये कौन गेन करेगा बेटा? कॉपर। कॉपर की ई नॉट वैल्यू बेटा क्या है, मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव, ये बताएं। लेस नेगेटिव सर। लेस नेगेटिव को या आप लेस नेगेटिव कह दें या मोर पॉजिटिव। बेटा एक रूल याद कर लें, मैंने कल आपको लिखवाया भी था ये स्टेटमेंट कि अ वेरी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू shows that whatever is present on the left hand side of the equation gains the electron। बेटा याद है ये स्टेटमेंट मैंने कल लिखवाई थी कि a very positive E naught value shows whatever is present on the left hand side, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बेटा अब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। मुझे ये बताएं, ये दो बातें समझ आई हैं? ये दो बातें क्या है फिर सुने, मैं आपको समरी बता देता हूँ। ई नॉट वैल्यू अगर मोर नेगेटिव होगी तो इट मींस मेटल रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा? डेफिनेटली रिएक्टिव होगा। और अगर मेटल रिएक्टिव होगा तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ई नॉट वैल्यू लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव है, अगर ई नॉट वैल्यू लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव है तो फिर क्या करना होगा, वो मेटल आइन जो होगा दैट विल गेन द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पर जाएगा। बेटा अब मैं आपको बताऊं इसका रिएक्शन कैसे होगा। ये जो हाफ सेल है फिर इसका रिएक्शन ऐसे होगा। देखिए आपको ये तो पता चल गया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जो मोर रिएक्टिव होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, राइट? क्यों नेगेटिव होगा, रीजन सुने। आपको पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव तो जिंक विल लूज द इलेक्ट्रॉन मोर, जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना बेटा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल स्ट्रिप के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और आपको पता है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव ना, कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कॉपर विल लूज द इलेक्ट्रॉन लेस, कॉपर लेस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा। जब कॉपर कम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके मेटल स्ट्रिप पर नेगेटिव चार्ज भी कम होगा। तो अब आप जरा खुद सोचें कि कहां पर, क्या जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो ज्यादा नेगेटिव है
या कॉपर इलेक्ट्रोड ज्यादा नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि जिंक इलेक्ट्रोड इज मोर नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव साइन डाला। कॉपर इलेक्ट्रोड इज लेस नेगेटिव, तो इस लेस नेगेटिव को मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, क्योंकि जो चीज लेस नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगी ना, कम नेगेटिव है तो पॉजिटिव कह दिया। अब बेटा आप खुद सोचें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल कहां से कहां होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे, जिंक टू कॉपर या कॉपर टू जिंक? जिंक टू कॉपर। जिंक टू कॉपर मूव करेंगे। तो बेटा अब रिएक्शन इसका ऐसे होगा, देखें मैं ऊपर लिख देता हूं, रिएक्शन बेटा इसका ऐसे होगा कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव, और ये बेटा देखिए ना आपने एरो भी तो बनाया ना, बस यही रिएक्शन आप बेटा उठा के लिख देंगे कि जिंक Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, तो ये रिएक्शन होगा जिंक सॉलिड Zn2+ एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एनोड बेटा, ये ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो एनऑक्स, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो जिंक बेटा डिसॉल्व हो रहा है, और जिंक की जो मेटल स्ट्रिप है आप देखेंगे वो थिन से थिन होती जाएगी, और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करेंगे, वोल्ट मीटर अगर आप खत्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इधर पहुंच जाएंगे। बेटा बताएं सॉल्यूशन में इन कौन से ऐसे आयन्स हैं जो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे? कॉपर आयंस। कॉपर आयन बेटा। तो अब सॉल्यूशन में बेटा ये Cu2+ जो है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो देखें कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड, एंड दिस इज द रिडक्शन, ये बेटा रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये बेटा आपको ये चीज समझनी है कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। अब मेन जो चीज यहाँ पर है वो ये कि अगर आप ये सेल बेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो डेफिनेटली आप ये भी तो देखेंगे ना कि इसका वोल्टेज कितना है। बेटा आपने देखे जो बैटरीज होती है इनके ऊपर लिखा होता है कि ये कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसी तरीके से ये जो सेल है ये कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा? कोई बच्चा बता सकता है बेटा कैसे मैं वोल्टेज फाइंड आउट करूंगा इस सेल के लिए? कोई आइडिया है बेटा कैसे वोल्टेज फाइंड आउट किया जाएगा इस सेल के लिए? शाबाश जी बेटा। डिफरेंस इन पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ ये बेटा इसका इस तरह निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ई नॉट ऑफ सेल। आप बेसिकली सेल का देखना चाहते हैं ना कि इस सेल ने वोल्टेज कितना प्रोड्यूस किया। बेटा मैं चलिए ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर इधर साइड पर, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। ई नॉट का मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको बता चुका हूं कि वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज जो कि प्रोड्यूस हो रहा है जब आप किसी भी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको आप ई नॉट कह रहे हैं। तो ई नॉट ऑफ सेल, आप पूरे सेल का वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब बेटा देखिए इसमें कैथोड कौन सा है, जरा बेटा बताइएगा, शाबाश, कौन सा कैथोड है इसमें? आप लोगों ने ओ लेवल्स में कोड पढ़ा होगा, एनऑक्स और रेड कैट। बेटा रिडक्शन कहां पर होती है? कैथोड पर होती है ना रिडक्शन। जी बेटा कैथोड पर होती है या नहीं होती, बोलिएगा। Yes, sir. अच्छा बेटा ये बताएं कि ई नॉट ऑफ कैथोड, तानिया ये जो कैथोड है यहाँ पर उसकी ई नॉट वैल्यू क्या है? व्हाट इज कैथोड? कैथोड क्या है? कॉपर है, जिंक? 0.34 plus 0.34. यस बेटा कॉपर इज कैथोड ना, कॉपर इज कैथोड। Yes. तो ई नॉट ऑफ कैथोड मीन आपने कैथोड का रिडॉक्स पोटेंशियल लिखना है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, और वो क्या है? प्लस 0.34। मैंने नीचे इक्वेशन के सामने लिखा हुआ है बेटा, आप यहाँ पर लिखेंगे 0.34 माइनस फॉर्मूले का है ई नॉट ऑफ एनोड। बेटा एनोड क्या है इस रिएक्शन में, बताइएगा जरा, एनोड कौन सा है इसमें? ऑक्सीडेशन किधर हो रही है? जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड होगा, जिंक वाला। तो जिंक की ई नॉट वैल्यू क्या है बेटा? 0.76। -0.76। जिंक की ई नॉट वैल्यू आ रही है -0.76,
बेटा ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है, दूसरा माइनस आप लिखेंगे साथ, तो आपके पास ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल, बेटा इसको ऐड कर ले, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.76, व्हाट्स द आंसर बेटा? जी बेटा व्हाट्स द आंसर? 1.1. 1.1 वोल्ट। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूँ। बेसिकली इस पे जो टेक्निक आपने सीखनी है बेटा वो ये सीखनी है कि जब मैं फिर आपको ये चीज रिपीट कर रहा हूँ और आपको मैंने ये कल बात लिखवाई थी, फिर सुन ले। अगर ई नॉट वैल्यू बेटा नेगेटिव होगी ना, दो तीन चीजों में बेटा इसको लिंक कर ले। अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो मेटल क्या होगा? रिएक्टिव होगा, पहली चीज। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज दी इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज वहां हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, ये भी याद कर ले। अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इट मींस वो मेटल रिएक्टिव, वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वहां पर ऑक्सीडेशन होगी। और अगर बेटा ई नॉट वैल्यू आपकी मोर पॉजिटिव आ रही है तो लेस रिएक्टिव मेटल है। अच्छा, मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, लेकिन मेटल आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन गेन्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वहां पर रिडक्शन होगी। बेटा ये दो चीजें आपको लाजमी याद करनी है, अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे नहीं होने वाला अगर आपने ये दो पॉइंट्स ना याद किए। ये दो पॉइंट सबको याद हो गए कि अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका क्या मतलब है? मेटल रिएक्टिव, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर ई नॉट वैल्यू बेटा पॉजिटिव में आ रही है तो मेटल इज लेस रिएक्टिव, मेटल आयन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और वहां पर रिडक्शन होगी। अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सर हम एनोड या कैथोड में जो मेटल यूज करते हैं उसी का हम सॉल्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, कोई रिएक्शन नहीं नहीं, इसलिए यूज करते हैं बेटा कि हमने जो ई नॉट लिखा है ना, ई नॉट, उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन में ये हमने कंडीशन रखी हुई है कि ये जो आपने वोल्टेज निकाले हैं ना, जितने भी वोल्टेज आपने निकाले हैं, मैग्नीशियम या जिंक या आयरन, तो इसमें स्टैंडर्ड ये रखा है कि आपने मेटल स्ट्रिप को, जिस तरह जिंक को या मैग्नीशियम को या आयरन को, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में जब डिसॉल्व करेंगे तो फिर इतना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है। अगर बेटा आप सॉल्ट सोल्यूशन चेंज करेंगे तो ये वोल्टेज ये नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो हमने एक स्टैंडर्ड रख दिया कि वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आप मेटल स्ट्रिप को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करेंगे। अगर किसी और के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करेंगे तो वोल्टेज ये नहीं होगा, वो चेंज होगा। अच्छा बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस ये है बेटा कि यूजिंग द ई नॉट वैल्यूज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आप देखेंगे। हेडिंग दें आप, यूजिंग द ई नॉट वैल्यूज। ई नॉट वैल्यू फिर सुन ले, ई नॉट कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा? फिर सुन ले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि एक मेटल स्ट्रिप के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयन है, इस पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस का डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस होगा ना उसको हम ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब बेटा यूजिंग द ई नॉट वैल्यूज टू प्रिडिक्ट the feasibility of redox reaction, ये बेटा हेडिंग दे दो। इसमें हम क्वेश्चन ये लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, will magnesium reduce the copper 2 ions in solution to copper? बेटा पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें। क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन में कि क्या मैग्नीशियम कॉपर 2 को कॉपर में भेज देगा या नहीं भेजेगा? यही कह रहे हैं ना, देखें इधर। तो ये कह रहा है कि
अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझें कि मैग्नीशियम कॉपर 2 को कॉपर में भेज देगा या नहीं भेजेगा, बेटा बताएं यही बात Yeah. कह रहा है या नहीं कह रहा Yeah. कि विल मैग्नीशियम रिड्यूस, मतलब आपने कॉपर 2 की रिडक्शन करनी है और कॉपर 2 को कॉपर में भेजना है, तो डेफिनेटली अगर कॉपर 2 कॉपर 0 में जा रहा है तो मैग्नीशियम हैज टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये आपने चेक करके बताना है बाय यूजिंग द ई नॉट वैल्यू। बेटा कैसे पता चला आपको महदी? फिर क्योंकि मैग्नीशियम की इनर्ट वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है तो ज्यादा एग्जैक्टली रिएक्टिव है। बेटा, बिल्कुल ठीक बताया जी इसने। सुने बेटा, मैं आपको बताता हूँ, भी बिल्कुल ठीक बताया मेहदी ने। बेटा अगर मैं इनके दोनों के ना, मैग्नीशियम का भी और कॉपर का भी जरा ई नॉट वैल्यूज उनके वो लिखता हूँ डाटा बुकलेट से। सॉल्यूशन देखिएगा आपने क्या करना है। आप पहले मैग्नीशियम को देखेंगे, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स Mg सॉलिड। और इसके लिए बेटा जो ई नॉट वैल्यू है दैट इज -2.37 वोल्ट। और दूसरा है जी कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सॉलिड, इसके लिए जो ई नॉट वैल्यू आ रही है +0.34। अब बेटा आपको मैंने एक सिंपल सी बात ये बताई कि अगर ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होगी तो वो क्या करेगा बेटा, वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे अगर ई नॉट वैल्यू इज मोर नेगेटिव? इसको लिंक करें, चलिए इसको लिंक करें, लिंक कर देते हैं। अगर बेटा आपकी जो ई नॉट वैल्यू है वो मोर नेगेटिव है, इट मींस आपका मेटल रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा, ये बता दे चले। रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव अगर रिएक्टिव Reactive. होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं करेगा? लूज करेगा। बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मैग्नीशियम को किधर मूव करना है? डेफिनेटली मैग्नीशियम विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। तो आपको कल एक बात ये भी बताई थी कि इफ ई नॉट वैल्यू इज मोर नेगेटिव then position of equilibrium will shift towards left hand side। अगर E नॉट वैल्यू बेटा नेगेटिव में आ रही है ना, अगर E नॉट वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? लेफ्ट साइड पर जाएगा। और मैग्नीशियम से क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम 2+। गॉट इट? और बेटा मुझे ये बताएं कि ये जो कॉपर की E नॉट वैल्यू ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? शाबाश, जल्दी से बताएं। इसके मुकाबले में आपने इसके मुकाबले में देखना है बेटा, कंपैरिजन करना। मैग्नीशियम के मुकाबले में इट इज मोर पॉजिटिव। इफ ई नॉट वैल्यू इज मोर पॉजिटिव देन क्या होगा बेटा? अगर ई नॉट वैल्यू इज मोर पॉजिटिव इसका मतलब है ये लेस रिएक्टिव है, इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। बेटा गेन इलेक्ट्रॉन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए डेफिनेटली पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसलिए बेटा कॉपर 2 इधर जाएगा। तो बताएं क्या ये एरोज अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है? जो ऊपर आपको रिएक्शन नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, कॉपर इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, या नहीं बेटा? Yes, बेटा sir. इसलिए आप देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, आप अगर इसको मजीद वो करना चाहते हैं ना, आप इन एरोज के अकॉर्डिंग जरा ये बेटा रिएक्शन लिखें। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो आप देखें Mg, it gives Mg2 plus 2 electrons। कॉपर 2 क्या कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो लिखे कॉपर 2 plus 2 electrons it gives कॉपर। तो बेटा अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये Mg Cu2 एंड कॉपर। बताएं बेटा is this reaction feasible or not? feasible। अच्छा, अब बेटा आपको एक और क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं मैं। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग ये क्वेश्चन करें। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन करने के ना बेटा एक तरीका नहीं है,
इसके एक तरीका और भी है, वो मैं लेकिन आपको आज नहीं बताऊंगा वरना मिक्स हो जाएगा। तो एक और ये क्वेश्चन ये है, और ये आप लोग बेटा भी ट्राई करेंगे कि विल कॉपर reduce the nickel to ions in solution to nickel। क्वेश्चन पता क्या कर रहा है कि क्या कॉपर निकल 2 को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस करने का मतलब है कि निकल 2 निकल में चला जाए और कॉपर आयन में चला जाए। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? अच्छा, मैं ये नीचे स्टेट सिंबल किस तरीके से लगा रहा हूं, जब भी कोई मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हो वो सॉलिड होता है हमेशा, और जब भी कोई मेटल बेटा आयंस की फॉर्म में हो तो वो एक्वस। मोल्टन के भी चांस होते हैं, लेकिन हम मोल्टन में तो रिएक्शन नहीं करते ना, एक्वस में करते हैं। अब बेटा ये आपने बताना है कि आया दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। इस रिएक्शन को देखने के लिए मैं पहले डाटा बुकलेट देखूंगा और वहां पर इन दोनों रिएक्शंस की ई नॉट देखूंगा। तो डाटा बुकलेट से ई नॉट वैल्यूज मुझे ये मिलेंगी, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स कॉपर सॉलिड, और इसकी जो ई नॉट वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट्स, और निकल की बेटा जो ई नॉट वैल्यू आ रही है Ni2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स निकल सॉलिड। इसके लिए जो ई नॉट वैल्यू आ रही है माइनस 0.25। अब बेटा आप 1 मिनट के लिए क्वेश्चन भूल जाएं, आप देखिए ना ऊपर, क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना बेटा अभी किसी बच्चे ने। आप सिर्फ इन दो इक्वेशंस को देखें जो मैंने लिखी है और इनके ई नॉट वैल्यूज देखें और बताएं कि अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव हो, इसमें ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव किसकी है बेटा? नेगेटिव ई नॉट वैल्यू किसकी है? निकल की। तो बेटा जिसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा? बताएं शाबाश। जिसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है लूज करेगा। इफ the metal has more negative E naught value, then it's a good reducing agent। अच्छा reducing agent है। तो बेटा निकल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो क्या निकल इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इस डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा? बताइएगा जरा। Yes, sir. और कॉपर क्या करेगा? कॉपर की ई नॉट वैल्यू जरा बताएं। इट्स मोर नेगेटिव और मोर पॉजिटिव? मोर पॉजिटिव है, तो जितना पॉजिटिव होता है ना बेटा ई नॉट वैल्यू, वो उतना रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये बस ये अगर आप याद नहीं करेंगे ना बेटा तो आगे नहीं जा सकते। मैंने इसको याद करने का तरीका बच्चों को बाज़ दफा ये भी बताता हूँ कि जो पॉजिटिव चीज होती है बेटा, पॉजिटिव चीज वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है या नहीं करती? ये बताएं। पॉजिटिव चीज गेन करती है। तो इसी तरीके से याद रखें कि ई नॉट वैल्यू अगर मोर पॉजिटिव है तो इट हैज टू गेन द इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिव चीज होती है उसने क्या करना होता है भाई? उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। ठीक है, तो बस जिसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होगी उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब बेटा मुझे ये बताएं कि आप अगर इनके ये देखें, निकल क्या कर रहा है बेटा? निकल इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन ना, निकल इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन या नहीं? जी सर। और कॉपर 2 इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्या आप क्या समझते हैं, ऊपर वाला रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? ऊपर वाले रिएक्शन में निकल 2 किस में जा रहा है? एटम में। यस, निकल में जा रहा है। ऊपर वाले रिएक्शन में अगर आप देखें तो निकल 2 की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? रिडक्शन। और नीचे असल में क्या हो रहा है भाई? नीचे देखें जरा, असल में होनी क्या चाहिए निकल में? ऑक्सीडेशन। तो आप इस तरह करें, अगर इस तरह नहीं आप समझ सकते तो आप इनकी बेटा इक्वेशन बना के देख लें। इक्वेशन बनाए जरा इसकी। इक्वेशन निकल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स कॉपर,
तो बेटा ये देखिएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, निकल कॉपर 2, इट गिव्स निकल 2 प्लस एंड कॉपर। बताइएगा जो मैंने नीचे रिएक्शन लिखा है क्या ये ऊपर वाले से मैच कर रहा है जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है क्या, या उसके ऑपोजिट है ये? बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट है Opposite, बेटा। sir. it means this reaction is not feasible। ये बेटा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अच्छा आप कैसे बताएंगे फिजिबल नहीं है, मैं आपको फिर बताता हूँ, सुने। आपको वो जो क्वेश्चन देगा ना, आप उस क्वेश्चन में अपने रिएक्टेंट्स देखिए बेटा, कौन से रिएक्टेंट्स है। एक क्या है, एक रिएक्टेंट कौन सा है बेटा, बोले शाबाश, कौन सा रिएक्टेंट है एक? बेटा आपको जो उसने रिएक्शन दिया है कि आया ये रिएक्शन होगा या नहीं, उस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स कौन से हैं जरा बताइएगा। कॉपर और Copper. निकल। आप बोलेंगे इसको कॉपर 0 एंड निकल 2, कौन से दो रिएक्टेंट्स हैं? कॉपर 0 और निकल 2। अब आप ये देखें कि जो आपने नीचे डेटा बुकलेट से दो इक्वेशंस लिखी, इन दोनों इक्वेशंस के स्टार्टिंग पॉइंट कौन से हैं बेटा? एक निकल है और एक कॉपर 2 है, बताएं। एक कॉपर 2 है और एक निकल है 0। क्या आपके ये स्टार्टिंग पॉइंट्स ऊपर रिएक्टेंट से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं। तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। एक तो ये तरीका है कि आप देखें कि ऊपर आपके रिएक्टेंट्स क्या हैं और देखें नीचे जो आपने एरोज लगाए हैं उन एरोज के स्टार्टिंग पॉइंट क्या हैं। अगर तो वो दोनों मैच कर जाते हैं रिएक्शन इज फिजिबल, दोनों मैच नहीं कर रहे रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। एक और तरीका बताता हूँ बेटा, एक और तरीका सुनो। यही क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, ये फर्स्ट मेथड समझ आ गया, पहले ये बताओ फिर मैं नेक्स्ट मेथड पे जाऊंगा। ये मेथड आपको समझ आ गया कि आप कैसे बताएंगे रिएक्शन फिजिबल है या नहीं? जी बेटा बोले ना। Sir, could you repeat the question, please? जी बेटा मैं कह रहा हूँ कि आपको ये मेथड समझ आ गया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल। फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया, ताकि मैं सेकंड मेथड आपको बताऊं कि यही क्वेश्चन आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड इज क्लियर। Yes, sir. Yes. ओके अब बेटा जरा सुने कि यही क्वेश्चन मैं आपको एक और तरीके से करके देता हूँ। उसने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि विल कॉपर रिड्यूस द निकल टू इनटू निकल। आप जरा मुझे ये बताएं कि निकल टू निकल में जा रहा है, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? दिस इज रिडक्शन ना, दिस इज रिडक्शन बेटा, ठीक है। कि निकल 2 से 0 में जा रहा है और कॉपर 0 से कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? Oxidation. अब आप पता है क्या करें, वो फॉर्मूला लगाएं जो मैंने आपको बताया था। E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अब आप मुझे ये बताएं बेटा कैथोड किस पर होती है, मतलब कैथोड पर ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, ये बता दें। रेड कैट, कैथोड पर क्या होगी बेटा? रिडक्शन होगी। रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है, राइट। अब आप पता है क्या करेंगे, आप देखें कि आपने यहाँ यही लिखा है ना कि कॉपर इज द एनोड, है ना, और कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रही है, यही बात लिखी है ना। और निकल क्या है बेटा, इसमें निकल में क्या हो रही है बताएं, निकल में क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है निकल में? Reduction, sir. और ये कैथोड है। अब आपने बेटा ये करना है कि आप डेटा बुकलेट देखें और वहां पर आपने वैल्यूज लेनी है। मैं भी यहाँ दोबारा वैल्यूज लिख देता हूँ। निकल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स निकल, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स कॉपर। निकल की बेटा जो E नॉट वैल्यू आ रही है
-0.25 और कॉपर की जो आ रही है +0.34। अच्छा बेटा, आपने अब क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा कि इस रिएक्शन में जो मैंने आपके सामने लिखा है, आपने अब इन वैल्यूज को नहीं देखना बेटा, इन वैल्यूज की बेस पर एरो नहीं ड्रॉ करना। ये दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं। आपने खुद जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी ना, आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाद पहले ये इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन लिखने के बाद आपने खुद लेबल कर दिया कि यहाँ पर एनोड, यहाँ पर कैथोड, यहाँ रिडक्शन हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। जरा मुझे बताएं कैथोड कौन सा है बेटा इस रिएक्शन में? कैथोड के तौर पर कौन एक्ट करेगा? उस मेटल का नाम बता दे, शाबाश। निकल। निकल। बेटा निकल के लिए जरा वैल्यू बताएं, क्या है जी निकल की क्या वैल्यू है? -0.25। यहाँ मैं लिख रहा हूँ -0.25, ठीक है। अब आगे माइनस फॉर्मूले का। अच्छा बेटा अब जरा आगे चलें। इसमें एनोड कौन सा है बेटा इस रिएक्शन में? एज ए एनोड कौन काम कर रहा है? कॉपर। तो कॉपर की ई नॉट वैल्यू क्या है? +0.34। बेटा जरा इसको सॉल्व करें। अब आंसर क्या आएगा आपके पास? -0.25, ये माइनस और प्लस, -0.34। बेटा ओवरऑल आंसर आपका वोल्टेज नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है? और क्या आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है? पहले मुझे ये बता दें, Negative, वैल्यू sir. क्या आ रही है? क्या वैल्यू आ रही है -0.59। बेटा? इफ the answer is negative, it means reaction is not feasible. अगर आपका वोल्टेज नेगेटिव में आए तो समझ जाए आपका रिएक्शन फिजिबल नहीं है। देखें, इसमें एक कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इस दफा मैंने जो ये वैल्यूज पुट किए, ये एरोस मैंने क्वेश्चन की बेस पर लगाए हैं। जो मुझे क्वेश्चन ने कहा ना कि जी कॉपर को आपने ऑक्सीडाइज करना है और निकल को रिड्यूस करना है, तो ये एरोज मैंने किस बेस पर लगाए हैं? क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है ये एरोज जो है क्या मैंने ई नॉट वैल्यूज की बेस पर लगाए हैं या क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बेस पर लगाए हैं? क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बेस पर। यस। तो दूसरा मेथड, आप जो एरोज ड्रॉ करेंगे वो आप फिर इन ई नॉट की वैल्यूज की बेस पर नहीं ड्रॉ करेंगे। आप वो एरोज ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर उसमें देखें कैथोड किधर है और एनोड किधर है। तो कैथोड के लिए वैल्यू आप डाटा बुकलेट से ले लेंगे, एनोड के लिए भी वैल्यू डाटा बुकलेट से लेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर तो आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो फिर आप कहेंगे कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, और अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा फिर आप कहेंगे रिएक्शन क्या है? फिजिबल है। गॉट इट बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और कल की क्लास में इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना तकरीबन हाफ हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा? सर